हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। जिनका बैक सेमेस्टर, उनका बैक सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, और जिसका एग्ज़ाम फंसा पड़ा है उन सभी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग को जल्दी जल्दी से जो तैयारी है फटाफट कर लेनी है। तो इस तैयारी के लिए आप लोग को एक वीडियो जो है रोज़ आपको हर सब्जेक्ट का दिया जा रहा है। जैसे कि आज से आपका विज्ञान का सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग को थोड़ा सा एक बार क्या कीजिए, एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए, और पूरी वीडियो में आपको बीच बीच में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम में या आने वाले हैं तो वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। आप हर क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए, आप उसका आंसर खुद डिटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे आप लोग को खुद से ही करने हैं। तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट जितना कंटेंट है हम सब लेकर आए हैं। आपको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा वीडियो पूरा देखें, एक बार पूरा वीडियो देख लें, फिर जो क्वेश्चन आपको बीच बीच में बताए जा रहे हैं उनका आंसर खुद डिटेक्ट करें। और यही कोशिश है कि इस वीडियो के थ्रू आपका पूरा टॉपिक अच्छे से ख़त्म कर दिया जाए, ठीक अच्छे से समाप्त हो जाए, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप पूरा वीडियो देखिएगा, पहली बात तो ये। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि लोगों तक ये पहुंच सके और उनको भी इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं। तो एक शिक्षक की बातों का जितना आप पर असर पड़ेगा, आप समझ सकते हैं कि आप एक दिन शिक्षक बनेंगे, और उसी तरह आप अपने शिक्षार्थियों को जो आपसे शिक्षा लेंगे उनको प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन पहले अपने अंदर वो शिक्षक की भावना को जगाइए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता। ठीक है, तो देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। इस इकाई के अध्ययन से निम्नलिखित बिंदुओं की जानकारी हमें मिल जाएगी। नियंत्रण एवं समन्वय, वनस्पतियों जंतुओं में रासायनिक समन्वय। आपको यहाँ पे वनस्पतियों या फिर जंतुओं में जो रासायनिक समन्वय है वो डिस्कस होगा। जंतुओं एवं वनस्पतियों के बाह्य अंगों एवं आंतरिक अंगों के कार्यों का विवरण। ठीक है, तो देखते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि कुछ ऐसे कार्य जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, बातें करना आदि हम अपनी इच्छा से करते हैं, पर कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें जो है पता नहीं चलता कि शरीर में कार्य हो रहा है, जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों के द्वारा संपादित होते हैं, जैसे रक्त का परिवहन, भोजन का पाचन, ऊर्जा का प्राप्त होना, शारीरिक वृद्धि, श्वसन क्रिया आदि। ये सभी कार्य सामाजिक नियंत्रण आदि के कारण होता है। अतः हमारे शरीर में कुछ बाहरी अंग जैसे हाथ, पैर या संवेदांग आदि अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, और इन्हीं से संबंधित आंतरिक अंग अपने अपने कार्य क्षेत्र के कार्य करते हैं, जिसमें बहुत विविधता है। इसी प्रकार वनस्पतियां भी सभी जैविक कार्य संपन्न करते हैं। जंतुओं के समान पौधों में बहुत बाहरी अंग नहीं होते, फिर भी जैसे पत्ती, जड़ों में उपस्थित रोम मतलब होता है रोए टाइप से, वो वहाँ पे हेयर होते हैं, ठीक वही चीज़ है रोम। फूलों में उपस्थित जनन अंग आदि बाह्य अंग हैं। तो फूलों में जनन अंग होते हैं, जैसे कि स्त्री केसर, पुंकेसर, ठीक है, ये आपके उसमें बाह्य अंग होते हैं, जनन अंग जिन्हें कहते हैं फूलों के। तो जो ठीक है, तो ये हो गया। तो जो पौधों के अंदर उपस्थित आंतरिक अंगों से मिलकर
स्थापित करके कार्यों का संपादन करते हैं। सर्वप्रथम हम जानें कि सजीवों में नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। ठीक, तो नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सजीवों में नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता क्यों? Why are control and coordination needed in living organisms? सभी सजीवों में जैविक क्रियाएं हमेशा होती रहती हैं। जैविक क्रियाएं आप समझ रहे हैं कि कुछ आपके बॉडी में केमिकल एक्शंस कुछ होती रहती, कुछ क्रियाएं जो आपका, जैसे कि आप पाचन करते हैं, आप डाइजेशन कर रहे हैं, आपके अंदर कोई केमिकल चेंजेस हो रहे, वो आपका सबका जैविक क्रियाएं हैं। ठीक, तो जैविक क्रियाएं हमेशा होती रहती हैं। सजीव और निर्जीव में प्रमुख अंतर भी यही है। ये जैव क्रिया कार्य जीव शरीर के भीतर मौजूद विभिन्न अंग और अंग तंत्र संपन्न करते हैं, लेकिन ये अंग कभी एकल रूप में अर्थात अकेले कार्य नहीं कर सकते। किसी विशिष्ट कार्य को कई अंग मिलकर सामूहिक रूप से संपन्न करते हैं। जैसे कि कोई खेल है, आप खेल रहे हो, जैसे क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे क्या, टीम में 11 लोग होते हैं, तो आप इतने सारे लोग जो हैं, एक टीम में जितने लोग होते हैं सारे लोग मिलके उस काम को करते हैं, यानी कि खेल खेलते हैं। उसी तरह अंग भी अपने कार्य करता है। जब आप खाना खाने बैठते हैं तब सबसे पहले आपकी आंखें विभिन्न भोज्य पदार्थों को पहचानने में मदद करती हैं। नाक आपको उनकी सुगंध महसूस कराती है। फिर आपके हाथ उन भोज्य पदार्थों को मुख के भीतर पहुंचाते हैं। मुख में अपना आप भोज्य पदार्थों को दांतों द्वारा कुतरते और चबाते हैं। भोजन को भली भांति चबाने में आपके जबड़ों की मांसपेशियां भी सहायता करती हैं। ठीक, फिर भोजन का पाचन आपने मुख में ही लार द्वारा आरंभ हो जाता है और जीभ को पाचन नली के भीतर ठेलने का कार्य करती है। आप समझ चुके, इतनी सारी बातें आप जो हैं यहाँ से आपने पूरा ये सब जाना। इसमें सिर्फ कुछ है वह नहीं। देखिए, जब आपको मिल जाता है थाली भोजन में परोसी हुई थाली, तो आप क्या करते हैं, पहली बार तो उसे देखते हैं कि आपको खाने में क्या क्या मिला है। उसी तरह आपने आँख में डिटेक्शन कर लिया। फिर क्या करते हैं कि आप देखते हैं, अरे कभी कभी जैसे कि आप सूंघते हैं, अच्छी लगी कोई चीज़ तो आप सूंघते हैं कि कितना टेस्टी खाना है, तो आप सूंघते हैं। चलिए, तो आपने नाक ने जो है आपका सूंघने का काम कर लिया। फिर आप उसको मुंह में पहुंचाएंगे। ठीक, अपने हाथ से आप मुंह में खाएंगे। मुंह में जो दांत होंगे, दांत कुतरेंगे, चबाएंगे। ठीक है, उसी तरह आपका लार मिलता है आपके खाने में, तो पाचन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है पाचन वहाँ से क्यों स्टार्ट होता है? वहाँ पर आपको एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। जो टाइलिन नाम का एंजाइम आपके लार में होता है, और लार वो आपके भोजन को पचाने में मदद करती है। ठीक है, तो देखते हैं आगे, क्योंकि आपने इतना पूरा समझ लिया होगा, आई होप। ठीक है, अतः आपने देखा कि खाना खाते समय कितने ढेर सारे अंग और विभिन्न अंग तंत्र अलग अलग एक ही साथ कार्य करते हैं, और वह भी एक ही लक्ष्य के लिए, अर्थात भोजन करने के लिए। इनमें किसी भी एक अंग का कार्य गड़बड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? आपको भोजन करने में दिक्कत महसूस होगी। जब आप दौड़ते हैं तब आपके हृदय की धड़कन भी की गति भी अपने आप तेज हो जाती है, क्योंकि पेशियों को अधिक ऑक्सीजन आपूर्ति की आवश्यकता होती है। दौड़ने में पेशियां अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा खर्च करती हैं, लेकिन आप जब दौड़ना बंद कर देते हैं तो हृदय की धड़कन अपने आप सामान्य होने लगती है। ये तो कैसा हुआ? ये तो वैसा ही हुआ कि जैसे कि कोई चीज़ आपका, जैसे कोई सिस्टम है, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कोई भी मशीन है, चलिए ठीक है, मशीन में आप मान ली कपड़ा धुलने वाली मशीन है। आप कपड़ा धुलने वाली मशीन में अगर वो जो है
उसमें कुछ भी सिस्टम ख़राब हो जाए तो वो तो पूरी की पूरी बंद हो जाएगी, या फिर उसमें इतनी प्रॉब्लम आ जाएंगी कि वो काम ही नहीं सही से कर पाएगी। ठीक है, तो इसी तरह कहा जाए कि अंग में कोई गड़बड़ी आ जाएगी तो आपका, जैसे पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी आ जाए तो पाचन आपका होगा नहीं सही से, आपको क्या अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा, जैसे कि डिसेंट्री हो जाती है, कुछ भी पाचन में गड़बड़ी तो कुछ भी आपका हो ज़रूर जाता है, पाचन से रिलेटेड कुछ भी रोग हो जाता है। तो उसी तरह कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ी हो जाएगी तो आपका बहुत दिक्कत महसूस होने लगेगी आपको। ठीक है, तो आप समझ गए इस चीज़ का मतलब? नहीं भी समझे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए ही कमेंट बॉक्स होता है। ठीक है, तो ये तो आप समझ लें, आपको पता होगा। अभी जैसे कि आप किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो चीज़ पे फ़र्क तो पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अगर वो सामान्य काम कर रहा है, आप जो है किसी के पास 10 रुपये मान लीजिए, वो अगर 1 रुपया दे रहा है तो उसकी कोई खर्चा उस पर मतलब बोझ नहीं बन रहा है, लेकिन अभी 10 रुपये से 5 किसी को देना पड़े तब तो उसका बोझ बन जाएगा ना। उसी तरह ये धड़कन वाला आपका है कि आप अगर दौड़ेंगे तो ऊर्जा ज़्यादा ख़त्म होगी, और ऊर्जा ज़्यादा ख़त्म होने से आपकी धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी। अब धीरे धीरे ही वो सामान्य होगी जब आप दौड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये तो आपका, तो चलिए आगे अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। वास्तव में जब कोई भी जीव यानी कि हम भी अपना कार्य करता रहता है तब शरीर के कई अंग साथ साथ अपनी तालमेल में कार्य करते हैं। इन अंगों के मध्य समन्वय स्थापित होता है, किंतु इन सब अंगों के समन्वय के साथ साथ उनका नियंत्रण भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी सारे अंग व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे। दूसरे शब्दों में, आप पहले शब्दों में समझ लिए इसका मतलब क्या हुआ, आपको मतलब समझना है, आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना नहीं, मतलब भी समझना है। आपको इस टॉपिक में समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि आप जो है हैंड पंप चला रहे हैं, मान लीजिए हैंड पंप चला रहे हैं तो उसमें 2 काम है, एक तो पानी निकल रहा है, ठीक है, एक पानी निकल रहा है, एक वो हैंड पंप नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे भर, उसमें डोलची लगी होती है, उसमें पानी भरा जाता है, गिलास जिसको कहते हैं, नीचे जाता है, पानी भर के ऊपर लाता है, ऊपर से बाहर निकालता है। तो इतने सारे काम उसमें, देखिए 2-3 काम उसमें एक साथ चले रहते हैं, तो तीनों का जो काम का समन्वय है बनता है, तभी पानी बाहर आता है। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, दूसरे शब्दों में एक तंत्र द्वारा संपन्न कार्य और उसका समय अन्य तंत्रों द्वारा संपन्न कार्यों और उनके समय से समन्वित होता। अतः जीवों में विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन हेतु विभिन्न अंग एवं अंग तंत्रों का समन्वय और नियंत्रण आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। तो समन्वय कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ चुके हैं। चलिए आगे हम अपना दूसरा टॉपिक समस्थिति डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब होता है होम्योस्टैसिस। ठीक है, समस्थिति का मतलब होता है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होम्यो मतलब द सेम। ठीक है, स्टैसिस मतलब सिचुएशन यानी स्थिति, अर्थात सेम स्टेट यानी सम स्थिति, यानी कि आप समझ चुके होंगे समान स्थिति। ठीक है, समान स्थिति समझ चुके। फिर समस्थिति या फिर होम्योस्टैसिस है क्या, आप जानते हैं है क्या, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, सभी जीवों के बाह्य वातावरण तथा शरीर के भीतर के वातावरण में संतुलन स्थापित होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए गर्मी के मौसम में हमें गर्मी काफ़ी प्रतीत होती है। गर्मियों में हमारे शरीर से पसीना भी अधिक निकलता है। जब जलीय पसीना वाष्पित होता है तब हमको शीतलता महसूस होती है, त्वचा में ठंडक महसूस होने के कारण हम गर्मी का सामना करने में सक्षम होते हैं। लेकिन दूसरी ओर शरीर से पसीना अधिक मात्रा में निकलने से शरीर के भीतर जल की मात्रा में काफ़ी कमी हो जाती है। जल की इसी कमी को पूरा करने के लिए देर से ही हमें प्यास अधिक लगती है और हम गर्मी के दिनों में अपेक्षाकृत पानी बहुत अधिक मात्रा में पीते हैं। पानी शरीर के भीतर पानी की कमी को पूरी हो जाती है।
अब इसका क्या तात्पर्य है? पसीना का निकलना और प्यास का लगना दोनों एक ही ध्येय की पूर्ति के लिए हैं। ठीक, वह क्या है? वह ध्येय है शरीर में जल की मात्रा और शरीर के तापमान को अनुकूलतम स्थिति ऑप्टिमम स्टेट में बरकरार रखना, अर्थात दोनों शरीर में जल मात्रा और शरीर तापमान को सामान्य बनाए रखना। हमें जो पहाड़ की ऊंचाई चढ़ते हैं हम तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। पर्वतारोहियों को पर्वत की ऊंची चोटियों पर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, जिससे उन्हें श्वास लेने में कठिनाई प्रतीत होती है। लेकिन इसके फलस्वरूप उनके शरीर में शरीर क्रियात्मक स्थितियों में परिवर्तन होते हैं, जिससे उनके शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं कोशिकाओं का निर्माण अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक संख्या में होने लगता है और पर्वतारोही ऑक्सीजन की कमी से निपटने में समर्थ हो जाते हैं। पर्वतारोहियों का आंतरिक वातावरण उनके बाह्य वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर दोनों स्थितियों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है, ताकि शरीर कार्य सुचारू रूप से एवं कुशलतापूर्वक संचालित होते रहें। आप इस चीज़ को समझ गए कि देखिए उसमें आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएँ ज़्यादा बनने लगती हैं जो पर्वतारोही यानी पर्वत की ओर यानी ऊपर की ओर चढ़ता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। इससे आप एक चीज़ देखिए, जो पहाड़ी लोग होते हैं उसमें हल्का सा रेडनेस होती है उनकी स्किन पे, इसी वजह से होती है। आप जान लीजिए, इससे आप याद भी रख सकते हैं। अतः जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को समस्थैतिकी या फिर आप कहते हैं होम्योस्टैसिस कहते हैं। ठीक, शरीर क्रियात्मक कार्यों का इस प्रकार का नियंत्रण उच्च जीवों में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि समन्वय। अतः जीवों, खास तौर से उच्च जीवों में समन्वय और नियंत्रण दोनों की ही भूमिका समान रूप से होती है। एक कोशीय जीवों में समन्वय एवं नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो एक कोशिकीय जीवों, जैसे कि अमीबा की बात कर लें, अमीबा का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। यही अकेली कोशिका विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करती है, संचालन करती है, यही उन कार्यों का समन्वय और नियंत्रण भी करती है। किंतु उन एक कोशिकीय जीवों में अंगक यानी ऑर्गेनेल्स होते हैं। थोड़ी समन्वय की ज़रूरत होती है जो कोशिका खुद ही कर लेती है। बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय और नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए बात करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में कैसे समन्वय और नियंत्रण होता है। ये देखिए, अभी आपको बताया गया है कि बहुकोशिकीय जीवों जैसे स्तनधारी में भिन्न भिन्न कार्यों के संचालन के लिए अलग अलग अंग और अंग तंत्र होते हैं। ठीक, ये अंग एवं अंग तंत्र आपसी तालमेल में कार्य करते हैं, जिनका समन्वय और नियंत्रण होता है। अंगों के समन्वय और नियंत्रण हेतु जटिल पर कुशल तंत्र भी विकसित होते हैं, जिनके द्वारा समन्वय और नियंत्रण का महत्वपूर्ण कार्य सदा संपन्न होता रहता है। बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय और नियंत्रण की भूमिका दो तरह से संपन्न होती है। नंबर 1 केमिकल और नंबर 2 नर्वस, यानी कि नंबर 1 रासायनिक और नंबर 2 है तंत्रिकीय। लेकिन इस संदर्भ में पौधे और जंतुओं में थोड़ी भिन्नता होती है। पादपों में समन्वय और नियंत्रण केवल रासायनिक होता है, तंत्रिकीय नहीं, क्योंकि पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण हेतु तंत्रिकाएं जो होती हैं उनका अभाव होता है, यानी कि उनकी कमी होती है। निम्न जंतुओं जैसे हाइड्रा में भी तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है। केवल उच्च जंतुओं में ही तंत्रिकीय समन्वय एवं नियंत्रण हेतु सुस्पष्ट और विकसित तंत्रिका तंत्र होते हैं। चलिए देख लेते हैं हम अपना पहला कि कैसे हम रासायनिक समन्वय और नियंत्रण। ठीक है।
रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण। रासायनिक समन्वय और नियंत्रण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस प्रकार के समन्वय और नियंत्रण में जीव शरीर में उपस्थित विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव या उत्पत्ति होती है, जिसे हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। विभिन्न प्रकार के हार्मोन शरीर में अलग अलग प्रकार की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। पादपों और जंतुओं में ये हार्मोन अलग अलग तरह के होते हैं। देख लीजिए, ये हार्मोन का टॉपिक है। ये हार्मोन का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये जानिए कि अगर जैसे कि कुछ भी आपका एक प्रश्न आ जाता है, मान लीजिए अगली बार एक क्वेश्चन आया था, हम उसी को बता देते हैं। कहा जाता है कि जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय किसके माध्यम से होता है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, नंबर 1 आपका एंजाइम दिया जाएगा, नंबर 2 आपका दे दिया जाए हार्मोन, और नंबर 3 एंजाइम और हार्मोन दोनों, और नंबर 4 आपको ऑप्शन दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं। तो आपको विकल्प चुनना है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है, तो आप आंसर करेंगे हार्मोन। हार्मोन्स के द्वारा रासायनिक समन्वय और नियंत्रण होता है। ठीक, तो हमने ये चीज़ डिस्कस की। हार्मोन्स की 2 खास बातें हैं, वो भी देख लेते हैं। 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट हार्मोन्स। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये बहुत थोड़ी मात्रा में ही शरीर के भीतर स्रावित होते हैं। ठीक, आप जो है इसे बाहर से कहीं नहीं लेते, ये आपके शरीर में ही बनते हैं। ठीक, लेकिन यह थोड़ी मात्रा ही जीव के विभिन्न कार्यों के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रण एवं समन्वय हेतु पर्याप्त होती है। दूसरी बात यह कि इनका निर्माण शरीर में किसी खास जगह पर होता है, जहाँ से इनका स्थानांतरण अलग जगहों में होता है, जहाँ पर वे प्रभाव डालते हैं। एक चीज़ आप इससे समझ लीजिए कि पता है आपको, ये वहाँ बनते हैं जहाँ इनका काम नहीं, और जहाँ इनका काम होता है ये वहाँ पर चले जाते हैं और अपना प्रभाव डाल देते हैं। ठीक, चलिए, तो पौधों में रासायनिक समन्वय आप कैसे करेंगे? केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो पौधों में सभी कार्यों का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। इन पदार्थों को साधारणतः पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। फाइटो हार्मोन आपको पता है कैसे नाम दिया गया, क्योंकि फाइटा मतलब होता है प्लांट। ठीक, फाइटा मतलब होता है प्लांट, और हार्मोन मतलब आप जानते हैं कि क्या चीज़ है हार्मोन, कोऑर्डिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये है समन्वय के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका हार्मोन, हार्मोन से हार्मोन हो गया, फाइटो से आपका पादप, तो पादप हार्मोन हो गया। ये पौधों के ऊतकों द्वारा स्रावित होते हैं। ये बात आप ध्यान कीजिए कि अगर आपका एक ऐसा जो ये प्रश्न है आ जाएगा कि आपको उत्तर फिर देना होगा। आपका प्रश्न आ जाएगा कि पादप हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं। नंबर 1 कोशिका, नंबर 2 ऊतक, नंबर 3 अंग, और नंबर 4 अंग तंत्र। तो आपको वहाँ पर नंबर 2 यानी ऊतक लगाना है। आपने पढ़ रखा है तो आप ऊतक ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, आप पूरी वीडियो इसीलिए कह रहे हैं अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीच बीच में मिलते जा रहे हैं, आपको वही याद भी कर लेने हैं। ये रासायनिक पदार्थ एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं जो पौधों के विभिन्न भागों में जाकर उनकी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। पादप हार्मोन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम पूरे पादप हार्मोन्स को देख लेते हैं। नंबर 1 ऑक्सिन्स। ये कार्बनिक पदार्थ यौगिकों के समूह हैं जो पौधों में कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन यानी कि सेल इलॉन्गेशन, यानी कि उसमें आपका कोशिका डिवाइडेड होंगी, मतलब विभाजित होंगी और बढ़ेंगी। ठीक है, ये चीज़ है, अर्थात पादप में वृद्धि में भाग लेते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड या आपका
शॉर्टली कहा जाता है IAA, एवं नैप्थलीन एसिटिक एसिड, इसको आपको कहते हैं NAA। यहाँ पे आप इसमें मुख्य उदाहरण है इसके, ठीक। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, आपको दे दिया जाएगा IAA का फुल फॉर्म लिखिए, लीनियर क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको वहाँ पर इंडोलिस्टिक एसिड लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से एक आ जाएगा कि आप NAA क्या है, सबसे ऐसे दे दिया जाएगा, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या है, क्योंकि वो आपको भ्रमित कर रहा है क्वेश्चन। वहाँ पे आपका आंसर जो है हो जाएगा, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। चलिए, स्तंभ या तने के जिस और अधिक ऑक्सीजन मौजूद होती है उधर वृद्धि अधिक होती है, लेकिन जड़ में जिधर अधिक हार्मोन होता है उधर वृद्धि कम होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जो ये पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आ जाए कि पौधे में वृद्धि किस ओर होती है, तो जिधर ऑक्सीजन होती है उधर होती है, ये लीनियर क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम अगला अपना आगे देखते हैं क्या है कार्य है, ठीक है। ऑक्सिन्स के जो हैं कार्य, फंक्शंस की बात कर लेते हैं। नंबर 1, ऑक्सिन्स कोशिका दीर्घन, यानी कि आपने पढ़ा है कि विभाजित होती है सेल्स और कोशिकाएं, और फिर वो मतलब वृद्धि कर जाती हैं, ठीक द्वारा, ठीक है, कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ या तने की वृद्धि में सहायक हैं। नंबर 2, ये वृद्धि निरोधी यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, यानी वृद्धि को रोकते हैं, इनहिबिटर मतलब निरोधी, और जड़ एवं स्तंभ की वृद्धि नियंत्रण में रखते हैं, ठीक है। ये बीजहीन फल उत्पादक में सहायक होते हैं। आपको पता है बीजहीन, एक इसका एग्जाम्पल आपका मान लो केला हो गया, चलिए ठीक है, तो वहाँ पर आपका ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हार्मोन्स। फिर पत्तियों के झड़ने और फलों के गिरने पर भी ऑक्सीजन का नियंत्रण होता है। कभी कभी ऑक्सीजन का सांद्रण तने में अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप फल पकने के पूर्व ही गिर जाता है, जिसे हम ऑक्सीजन के प्रयोग से रोक सकते हैं, ठीक है। गेहूँ, मक्का आदि के खेतों में विभिन्न प्रकार के खरपतवार यानी कि वीड्स ऑक्सीजन के प्रयोग से नष्ट कर दिए जाते हैं, जिन्हें खरपतवार नाशक कहते हैं। अगला आपका हार्मोन जिब्रेलिन। चलिए, जिब्रेलिन को फटाक से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। जिब्रेलिन ये भी जटिल कार्बनिक यौगिक है एवं इस वर्ग का मुख्य हार्मोन जिब्रेलिक एसिड है। इसका कार्य क्या है देख लेते हैं। जिब्रेलिन कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ या तने को अधिक मात्रा में लंबा करते हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक पौधे वृहत आकार यानी कि जायंट साइज के हो जाते हैं, बड़े बड़े साइज के हो जाते हैं। ये बीजहीन फलों के उत्पादन में भाग लेते हैं। जिब्रेलिन के छिड़काव यानी स्प्रे से द्वारा बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि हाइब्रिड वाले बनाए जाते हैं उसी तरह। ये काष्ठीय पौधों में एधा या कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाते हैं। बीजों के अंकुरण के समय जिब्रेलिन्स बनते हैं जो एंजाइम को सक्रिय करते हैं। यह एंजाइम बीज के स्टार्च का पाचन करता है, इसलिए बियर आदि बनाने में भी जिब्रेलिन्स का प्रयोग होता है। जिब्रेलिन्स बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ से आ जाए कि बीजों की, इसमें से क्वेश्चन यही वाला आ जाता है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन आ जाएगा कि बीजों की प्रसुप्ति या बीजों का प्रसुप्तावस्था को सक्रिय अवस्था में किस प्रकार बदला जाता है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे हार्मोन दे देंगे। ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, काइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, वही चीज़। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर जिब्रेलिन हार्मोन को ऑप्शन को टिक करेंगे, तभी आपका वो सही होगा, ठीक है। चलिए अपना अगला हार्मोन जो है काइनिन्स है। ये सभी कार्बनिक रासायनिक यौगिक हैं एवं काइनेटिन इसका एक उदाहरण है। काइनेटिन केमिकल है ना, तो ये इसी का अच्छा सा उदाहरण है, ठीक। अगला देखिए इसका कार्य क्या क्या है काइनिन के, देख लेते हैं। ये सभी वृद्धि हार्मोन हैं
एवं कोशिका विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस में कार्य करते हैं या फिर उनमें सहायक होते हैं। काइनेन्स आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक हैं। ये कोशिका दीर्घन में भी सहायक हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में काइनेन्स स्तंभों एवं पर्णवृत्तों के दीर्घन तथा पत्तियों के प्रसरण को तीव्रता से संपन्न करते हैं। ये पार्श्व कलिकाओं यानी लैटरल बर्ड्स की वृद्धि आरंभ करते हैं। ये बीज अंकुरण को प्रेरित करते हैं। अगला आपका एंजाइम है कैलिन्स। देखिए, आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे चीज़ों को। इसीलिए हम आपको एक वीडियो में काफ़ी कुछ आपको देने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो चीज़ आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप समझिए, आप हमें मोटिवेशन दे रहे हैं लाइक करके। सोचिए आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, और आपको इस पढ़ाई से, इस वीडियो से आपको खुद का मोटिवेशन मिल रहा है कि आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक। देखते हैं कैलिन्स। ये हार्मोन पौधों के एक अंग से स्रावित होते हैं तथा अन्य अंगों की वृद्धि एवं कार्यों का नियंत्रण करते हैं। कैलिन्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। राइजोकैलिन, यह पत्तियों में स्रावित होता है, जड़ वृद्धि की क्रिया का नियंत्रण करता है। फाइलोकैलिन बीज पत्रों यानी कोटिलेडॉन्स में बनता है, लेकिन पत्तियों की वृद्धि तथा वर्धन का नियंत्रण करता है। कोलोकैलिन, यह जड़ में बनता है, ऑक्सीजन की सहायता से स्तंभ एवं दीर्घन एवं पार्श्व कलिकाओं में के निर्माण में भाग लेता है। फ्लोरीजेंस, ये पत्तियों में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें फूल खिलाने वाले हार्मोन यानी फ्लावरिंग हार्मोन कहते हैं। हमें आपने पहले ही बता दिया है कि ये जो है जहाँ बनते हैं किसी दूसरी जगह बनते हैं और इनका प्रभाव किसी दूसरी जगह पर दिखाते हैं। तो इसी तरह ये है कि ये पत्ती में बनते हैं लेकिन ये फूल खिलने के लिए जो है मदद करते हैं। ट्राउमेटिन, यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। ट्राउमेटिक अम्ल इसका उदाहरण है। इसका निर्माण घायल कोशिका इंजर्ड सेल में होता है। जख्म यानी कि उंड के निकट सुस्त मृदुतक या पैरेन्काइमा कोशिकाएं कोशिका विभाजन एवं वृद्धि की क्रिया प्रारंभ करती हैं, जिसमें जख्म बढ़ जाता है। ABA की बात करें, एब्सिसिक एसिड इसको कहते हैं। और आधुनिक अनुसंधानों के फलस्वरूप हाल ही में एक विशिष्ट प्रकार के हार्मोन का पता लगाया गया है। इसे ABA यानी एब्सिसिक अम्ल कहते हैं। इनके कार्य क्या क्या हैं देख लेते हैं। इसकी उपस्थिति तने की वृद्धि को मंद करते हैं। स्टोमेटल के रंध्रों के आयतन को नियंत्रित कर पौधों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकता अथवा कम करता है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसकी उपस्थिति भी पौधों में पत्ती के झड़ने की क्रिया की दर में वृद्धि करती है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो लेकर, जिसमें आपका पूरा कंटेंट हो जाएगा। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, और हाँ, ये बात ज़रूर समझिए, पूरी वीडियो आपको देखनी है ताकि समझ में आए आपके। और आपने चैनल को पहली बार देख रहे हैं अपने चैनल को, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन आएगा आप उसको प्रेस ज़रूर कर दें, ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आपको पूरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपका ज़रूरी कंटेंट आपको मिल गया हो, तो आप जो है लाइक ज़रूर कीजिए। अच्छी चीज़ों की सराहना करना आपको आना चाहिए। आप आगे शिक्षक बनने वाले हैं, तो आप अच्छी चीज़ों की सराहना ज़रूर कीजिए, इसीलिए आप वहाँ पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में आपको। चलती, तब तक के लिए करते हैं बाय बाय।